हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्नेह अध्याय के अंतर्गत। जो हम लोग का जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंतर्गत हम लोग सिद्धांत विवरण के अंतर्गत पोस्ट परीक्षा और उसके फर्दर की बात करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। आइए बात करते हैं। देखेंगे यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पोस्ट परीक्षा की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें पोस्ट परीक्षा है, जो कि अगर आपके सिलेबस की बात करें फर्स्ट ईयर के तो पोस्ट परीक्षा अर्थात कहीं ना कहीं बात करना है 9th नंबर का पॉइंट है पोस्ट परीक्षा। अब बात आती है कोष्ठ क्या है। तो कोष्ठ का मतलब होता है कि जहाँ पर दोष का आश्रय होता है, जहाँ पर शरीर में दोष का आश्रय होता है, शरीर में जिस मतलब जो व्यक्ति का जो पाचन तंत्र से संबंधित होता है, तो बोला जाता है कि ये वात प्रकृति का है या वात की प्रधानता उस कोष्ठ में, पित्त की है या कफ की है, उसके बेसिस पे कोष्ठ का निर्धारण होता है। तो हम लोग देखते हैं कि आचार्य चरक ने मुख्यतः दो कोष्ठ का वर्णन किया है, एक मृदु कोष्ठ और एक क्रूर कोष्ठ। तो उन्होंने मुख्यतः जब आप पढ़ोगे तो उन्होंने जो दो कोष्ठ का नाम दिया है, एक तो मृदु कोष्ठ और तीसरे नंबर का क्रूर कोष्ठ। मध्यम कोष्ठ का उन्होंने डायरेक्ट वर्णन नहीं किया, लेकिन अनुमानतः हम लोग अनुमान लगाते थे कि क्रूर मृदु और क्रूर कोष्ठ के मध्य जो होता है मध्यम कोष्ठ होता है। हम जानते हैं कि ऐसा चरक भी बोले हैं कि क्रूर जो मृदु कोष्ठ व्यक्ति होगा, जो मृदु कोष्ठ व्यक्ति होगा उसके शरीर में, उसके कोष्ठ में किस दोष की प्रधानता हो, पित्त की होगी। याद कैसे करेंगे। और जबकि क्रूर कोष्ठ होगा तो क्रूर कोष्ठ के जो व्यक्ति के कोष्ठ में जो होगा किस दोष की प्रधानता होगी, वात दोष की होगी। अब बात आती है कि इन दोनों को याद कैसे करें। दोष हमारे पास मेनली देखा जाए तो जो सारे दोष तीन ही होते हैं, एक वात, एक पित्त, एक कफ। तो एक मृदु में बोल रहा है पित्त, क्रूर में बोल रहा है वात। याद कैसे करेंगे। तो देखेंगे मृदु, मृदु का मतलब होता है शाफ्ट, पित्त का मतलब होता है तेज अग्नि। जहां भी रहेगा जो भी आहार देंगे तुरंत उसको गला देगा, तो उसको क्या करेगा, सॉफ्ट बना देगा। याद करने का तरीका है, मृदु को क्या, मृदु का मतलब होता है सॉफ्ट। सॉफ्ट कौन करेगा, अग्नि। जैसे कोई प्लास्टिक है, जब उसको अग्नि के पास ले आएंगे तो सॉफ्ट हो जाता है। पहले हार्ड रहेगा लेकिन जैसे जैसे उसको अग्नि मिलेगी वो सॉफ्ट हो जाएगा, मृदु हो जाएगा। तो पित्त दोष अर्थात अग्नि, पित्त दोष की वजह से ये मृदु कोष्ठ होता है, अर्थात मृदु कोष्ठ में पित्त दोष की प्रधानता होती है। अब बात करते हैं क्रूर कोष्ठ। क्रूर कोष्ठ का मतलब बहुत ही निर्दयी। क्रूर कोष्ठ का मतलब बहुत ही निर्दयी, बहुत ही नुकीला, बहुत ही चुभने वाला। तो देखा हम लोगों ने चंद्रकांता या फिर उसमें क्रूर सिंह था, तो क्रूर सिंह के जो बाल होते थे बहुत नुकीले होते थे, बाल नुकीले थे। तो क्रूर, क्रूर का मतलब होता है वात दोष। तो वो चुभते थे, चुभते थे तो दर्द होते थे, कहीं ना कहीं वात दोष की वजह से पेन होता है। तो क्रूर होता है निर्दयी, मतलब कोई दया की भावना नहीं होती, मतलब दूसरे को बहुत मारना काटना इस तरह की चीजें हैं। तो क्रूर कोष्ठ में वात दोष बचा, कफ दोष जो कि मध्यम कोष्ठ होता है। इसको हम निर्धारित कर लेंगे अभी क्यों मध्यम कोष्ठ क्यों बोले हैं। अब बात करते हैं कि कोष्ठ की संख्या यहाँ 3 हो गई। देखा जाए तो क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। मध्यम, मृदु में पित्त है, मध्यम में कफ है और क्रूर कोष्ठ में वात दोष की प्रधानता है। अब आते हैं कि अगर जो ये व्यक्ति की कैसे निर्धारण करेंगे कि कौन सा व्यक्ति पर्टिकुलर तीनों में से कौन से कोष्ठ है, उसका पर्टिकुलर कौन सा कोष्ठ है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो कैसे परीक्षा करेंगे। तो हम लोग का हेडिंग क्या है, कोष्ठ की परीक्षा। तो कोष्ठ पहले बताया, उसके बाद हम लोग देखेंगे उसकी परीक्षा कैसे करेंगे। किसी व्यक्ति को अगर स्नेहन देना है या वमन विरेचन कराना है, जो भी करना, तो स्नेहन की प्रक्रिया के लिए उस व्यक्ति का कोष्ठ क्या है। तो आइए उसकी परीक्षा कर लेते हैं। तो परीक्षा हम लोग 2 विधियों से करेंगे। देखेंगे पहली विधि क्या है। तो आचार्य चरक ने क्या बोला है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोष्ठ की परीक्षा करना है, उसको क्या दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं कि उसको गुड़, सिंपली गुड़ खिला रहे हैं, गुड़ जो इच्छू का प्रोडक्ट है गुड़ खिला रहे हैं, या ईख का रस, गन्ने का रस पिला रहे हैं, या त्रिफला का जल, त्रिफला जल पिला रहे हैं, या दही का पानी पिलाने से, या दूध या गर्म जल पिलाने से अगर विरेचन, विरेचन का मतलब कि पतला मल त्याग होने लगे। विरेचन का मतलब जैसे किसी को होता है ना कि दूध पीने से हमें लूज मोशन होने लगते हैं, तो विरेचन का मतलब कि पतली टट्टी होने लगे, अर्थात जो मल का त्याग इजीली हो जाए और बहुत ही पतला होने लगे, उसको बोलते हैं विरेचन। गुद मार्ग से मल का निकालना, पतले के रूप में निकलना विरेचन कहलाता है। तो अगर इनमें से कोई एक देने से, ध्यान दीजिएगा, अगर इनमें से कोई एक देने से अगर विरेचन हो रहा है, विरेचन का हम लोग बात देखेंगे, 2 पॉइंट कर देंगे। अगर इनमें से किसी एक को देने से विरेचन हो रहा है, विरेचन हो रहा है, तो उसको, उस व्यक्ति को कहेंगे मृदु कोष्ठ व्यक्ति है। मतलब
सिंपली कि मृदु कोष्ठ व्यक्ति में अगर हम देखेंगे ये सब कोई भी देने से क्या होता है, उसको लूज मोशन और पतली टट्टी होने लगती है। तो जैसे आप भी अपने को आजमा सकते हैं कि ये सब चीजें, जैसे किसी व्यक्ति को खुद आजमा सकते हैं कि दूध, अगर जिनको दूध पीने से अगर लूज मोशन हो रहा है, इसका मतलब उनका कोष्ठ क्या है, मृदु कोष्ठ है। और दूसरा ऑप्शन क्या हो गया कि अगर नहीं हो रहा है विरेचन, इनके सेवन से भी उसका जो फीकल मैटर है एज इट इज पास होता है, मतलब पतली टट्टी नहीं होती है, तो क्या है वो क्रूर कोष्ठ है। चरक ने दो ही कोष्ठ बताए थे, पहला मृदु और दूसरा क्रूर। तो मृदु में क्या होता है, इनके सेवन से क्या हो रहा था, विरेचन हो रहा था, जबकि क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति में अगर विरेचन नहीं होगा तो इसका मतलब वो व्यक्ति क्रूर कोष्ठ होता है। तो ये तो बात होगी, लेकिन यहाँ मध्यम का निर्धारण नहीं हुआ है अभी। आइए बात करते हैं कि अब दूसरी परीक्षा कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि आचार्य चरक ने बोला है स्नेह का उत्कर्ष काल, मीन स्नेहन की जो मैक्सिमम टाइम होता है, मैक्सिमम और मिनिमम टाइम कितना बताया। उत्कर्ष काल का मतलब कम से कम कितना दिन और अधिक से अधिक कितना दिन समय लगता है स्नेहन क्रिया में या स्नेहन की पूरी विधि में। तो स्नेह का उत्कर्ष काल का मतलब हो जाएगा कम से कम कितना दिन स्नेहन टाइम लगेगा, या ज्यादा कम से कम और ज्यादा बीच दोनों को हम लेंगे। देखेंगे स्नेह का उत्कर्ष काल जो है 3 से 7 दिन, अर्थात कम से कम 3 दिन में उसका स्नेहन हो जाता है किसी व्यक्ति को, और अधिक से अधिक 7 दिन में उसका स्नेहन होता है। तो जो कम से कम 3 दिन है, 3 दिन जो इंडिकेट कर रहा है वो इंडिकेट करेगा, जैसे किसी व्यक्ति को स्नेहपान कराया तो उसका 3 दिन में ही स्नेहन हो गया, इसका मतलब वो उस व्यक्ति का कोष्ठ क्या है, मृदु कोष्ठ है। कम से कम अगर दिनों में अगर स्नेहन किसी व्यक्ति को हो जा रहा है तो वो उस व्यक्ति की कोष्ठ क्या होगी, मृदु कोष्ठ होगी, तो निर्धारित हो गया। दूसरा है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को 3 दिन में ना होकर 7 दिन तक हो रहा है, तो 7 दिन में अगर किसी का स्नेहन हो रहा है, शरीर स्निग्ध हो रहा है, तो उसको हम लोग क्रूर कोष्ठ कहेंगे। अब बात आती है मध्यम कोष्ठ, यहाँ पर हम निर्धारित कर लेंगे कि 3 दिन और 7 दिन के बीच, मान लीजिए चौथे दिन हो रहा है, 5वें दिन हो रहा है, 6वें दिन हो रहा है, अगर 3, 4, 5, 6वें दिन अगर किसी का स्नेहन हो रहा है 3 और 7 के बीच में, तो उसको हम क्या डिसाइड करते हैं, मध्यम कोष्ठ डिसाइड करते हैं। तो व्यक्ति का कोष्ठ क्या है, मध्यम, अर्थात मृदु और क्रूर के बीच में मध्यम होता है। तो मृदु और क्रूर के बीच में मध्यम होता है। तो इस तरह से डिसाइड हो गया। चरक ने बोला भी है इस पॉइंट को लेकर कि केवल अच्छ स्नेहपान मतलब केवल स्नेहपान, मतलब उसमें कोई मिलाना कुछ नहीं है, चाहे आप घृत पिलाए, चाहे तेल पिलाए, चाहे वसा पिलाए, चाहे मज्जा पिलाइए, केवल अच्छ स्नेहपान मतलब शुद्ध स्नेह का पान करने से मृदु कोष्ठ व्यक्ति 3 दिन में और क्रूर कोष्ठ व्यक्ति 7 दिन में स्निग्ध हो जाता है। तो इसी बात को उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो ये चीज हम उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बशर्ते कि आप चैनल पे बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखेंगे, वीडियो को भगाकर नहीं देखेंगे। हमें आयुर्वेद में क्या है कि कॉन्सेप्ट डेवलप करने होते हैं। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट अगर फर्स्ट ईयर में हो गया तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप फाइनल में सेकेंड क्रॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। और साथ ही साथ जब आप पीजी की प्रिपरेशन करेंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट पूरा वहाँ अप्लाई होता है, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं पूरा इसी बेस्ड पे प्रश्न होते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से इस चैनल को देखेंगे। देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जब किसी व्यक्ति का जब कोष्ठ की परीक्षा हो गई, फिर उसके बाद क्या करना होता है, उसको स्नेहपान देना है। अगर हम लोगों ने निर्धारित कर लिया कि व्यक्ति मृदु कोष्ठ व्यक्ति है तो उसको हमें स्नेहपान कराना है या जो भी चीजें हैं, तो स्नेहपान की विधि में टॉपिक क्या है, हेडिंग क्या है, इंट्रोडक्शन टू स्नेहपान विधि, है ना। स्नेहपान विधि का एक परिचय देना कि स्नेहपान की क्या प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, एक तरह से ये इंट्रोडक्शन ऑफ स्नेहपान विधि है ना। तो उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग जिस व्यक्ति को स्नेहपान कराते हैं तो स्नेहपान की विधि को हम लोग 3 भाग में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है पूर्व कर्म, दूसरे नंबर पे है प्रधान कर्म, तीसरे नंबर पे पश्चात कर्म। शुरू में हम लोगों ने ये बोला था कि पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, पंचकर्म के 5 चीजें होती है। तो स्नेहन स्वेदन को हम लोगों ने पूर्व कर्म में डाला। अगर किसी को स्नेहन ही कराना है तो वो क्या होगा, प्रधान कर्म होगा, मुख्य कर्म होगा। तो उसके पहले क्या क्या चीजें करनी चाहिए, पूर्व कर्म में वो चीजें आएंगी, जबकि प्रधान कर्म में स्नेहपान तो कराना ही कराना है। तो हम लोग देखेंगे पूर्व कर्म मतलब जिसको स्नेहन कराना है, स्नेहन पान कराने से पहले क्या क्या सावधानियां, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बात पे यहाँ दिखाया गया है। देखेंगे पूर्व कर्म में सबसे पहले संभार द्रव्य का संग्रह करेंगे।
संभार द्रव्य क्या होता है कि जिस जो भी प्रोसीजर अपनाने जा रहे हैं उसके लिए पहले व्यवस्था करेंगे ना। जैसे घर पे कोई प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, तो आप देखते हैं कि फंक्शन जिस दिन होता है क्या उसी दिन सब कुछ आता है? नहीं, हम लोग 10-20 दिन पहले से ही उसके जो आवश्यक मटेरियल होता है, खाने पीने से चीजें या शादी विवाह से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, हम 1-2 दिन पहले, 4 दिन 5 दिन पहले ही चीजों को धीरे धीरे रख देते हैं। तो वो क्या है, यहाँ पर भी स्नेहन कर्म है। तो स्नेहन कर्म का एक निश्चित दिन होगा, उससे पहले क्या करना है पूर्व कर्म में, संभार द्रव्य में आवश्यक जो सामग्री, जैसे स्नेह करना, आवश्यक सामग्री मतलब स्नेह, जो भी स्नेह जैसे चतुर्विध घृत तैल वसा मज्जा जिससे भी कराना हो उसको पहले हम लोग व्यवस्था कर लेंगे। साथ ही साथ क्या करेंगे, रोगी का निर्धारण करेंगे कि जो व्यक्ति रोगी है वो स्नेहन के योग्य है या नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि उसको हम किसी को भी स्नेहन पिला दें। अगर हम लोगों ने इसे पहले भी लेक्चर में देखा था कि स्नेहन के योग्य कौन कौन से अयोग्य, मतलब किन व्यक्तियों को स्नेहपान कराना चाहिए, किन व्यक्तियों को स्नेहपान नहीं कराना चाहिए। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो रोगी का निर्धारण करेंगे कि वो स्नेहन के योग्य है या नहीं है। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे, रोगी व्यक्ति को स्नेहन की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराना, मतलब उसको भली भांति बताना है कि एक टिपिकल प्रक्रिया है कि इससे ये चीजें होगी, हम आपको घी पिलाएंगे या ये चीजें सेवन तेल पिलाएंगे, क्योंकि आप अगर किसी को नहीं बताओगे तो वो मना कर देगा। तो उसको भली भांति बताना है, रोगी व्यक्ति को स्नेहन की प्रक्रिया के बारे में बताना है कि देखिए ऐसे ऐसे चीजें होंगी, इतना समय लगेगा, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल हिम्मत जुटा के रहना है। तो मतलब पूरी तरह से उसको वेल नोन कराना, मतलब अच्छी तरह से बताना है। उसके बाद क्या करना है, जो खाने पीने की चीजें हैं, खाने पीने की चीजें में क्या देंगे, जैसे खाना तो खाएगा, ऐसा तो नहीं खाना नहीं खाएगा पहले, तो खाना आहार में क्या देंगे, लघु आहार देंगे, क्योंकि पचने में अच्छा रहे, जिससे कि अग्नि उसकी बढ़ती रहे। अग्नि दीपक द्रव्य देंगे। अग्नि दीपक द्रव्य मतलब दीपन पाचन द्रव्य। दीपन पाचन द्रव्य वो होते हैं जो अग्नि को बढ़ाते हैं, आम का नाशन करते हैं। जैसे किसी का अपच हो रहा है तो उसको भी लघु आहार देंगे, साथ ही साथ दीपन पाचन द्रव्य देंगे। तो इस तरह से हम लोग ये पूर्व कर्म में इन सब बातों को ध्यान रखते हैं। उसके बाद देखेंगे पूर्व कर्म के बाद पश्चात कर्म। पश्चात कर्म क्या है कि जैसा जानते पूर्व कर्म के बाद प्रधान कर्म। प्रधान कर्म जो है स्नेहन है, इसका मतलब स्नेह को पिलाना है। तो प्रधान कर्म में क्या है, स्नेह का पान कराना है, स्नेहन कराना है। तो इसको स्नेह का पान कराएंगे, चाहे घृत से कराएंगे, चाहे तेल से कराएंगे, चाहे वसा से कराएंगे, चाहे मज्जा से कराएंगे, डिपेंड करता है किस तरह का रोगी है। तो देखेंगे रोगी के कोष्ठ के अनुसार मात्रा का निर्धारण करेंगे। जैसे इससे पहले हम लोग क्या है उसके कोष्ठ का निर्धारण कर लेते हैं, कोष्ठ का डिसाइड कर लेते हैं, और उसकी जो कोष्ठ होगी, मृदु कोष्ठ होगी या मध्यम कोष्ठ है या क्रूर कोष्ठ है, उसी के अनुसार उसकी जो मात्रा होती है, स्नेह की मात्रा कितनी देनी है, कि प्रवर मात्रा देनी है कि मध्यम मात्रा देनी कि अवर। प्रवर का मतलब मैक्सिमम मात्रा, मध्यम का मतलब मीडियम मात्रा, और अवर का मतलब एक तरह से सबसे कम वाली मात्रा देनी है। तो इससे पहले वाले लेक्चर हम लोगों ने स्नेह की मात्रा का निर्धारण हम लोगों ने किया था, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोष्ठ के अनुसार मात्रा का निर्धारण अर्थात प्रवर मध्यम और मात्रा उसको देंगे, जो भी रहेगा उसको देंगे, कोष्ठ निर्धारित हो गया। उसके बाद तीसरा इसमें देखेंगे स्नेहपान विधि में, तीसरा जो है पश्चात कर्म है। अगर व्यक्ति का स्नेहपान हो गया है और उसमें सम्यक स्नेहन के लक्षण आ गए हैं, मतलब जो सम्यक स्नेहन के लक्षण होते हैं अगर वो प्रॉपर तरीके से आ गए हैं, तब कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे उष्ण जल से स्नान कराना है। अगर ये चीजें हो गई है तो सम्यक स्नेहन हो गया, लगता है शरीर में स्निग्धता आ जाएगी, तो क्या करना है, उष्ण जल से स्नान। ध्यान रखिएगा यहाँ उष्ण जल है, उष्ण जल है। और दूसरा यवागु का पान कराना है जो कि अधिक जल से युक्त हो, यवागु का पान कराना है जो कि अधिक जल में बनाई हुई यागु हो। तो दूसरा तीसरा पॉइंट है असंस्कृत यूस और मांस रस। यूस और मांस रस का निर्माण कराएंगे, उसमें किसी भी तरह का मसाला या उसको तड़का नहीं देंगे। असंस्कृत मतलब बिना तड़के वाली दाल। जैसे दाल बनाया सिंपली आपने कुकर में, आपने उसको जीरे से घी में फ्राई कर दिया तो क्या हो गया, संस्कृत हो गई। संस्कृत मतलब हो जाएगा उसके संस्कारित हो गया, उसका मतलब गुणों में वृद्धि हो गई, अब बहुत स्वादिष्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या कराना है, बिना तड़के वाली यूस और मांस रस का सेवन कराना है और लघु अन्न का सेवन कराना है। तो और जो भी खिलाएंगे लघु अन्न, साथ ही साथ यहाँ पर उष्ण चीजों का ही सेवन कराना है और कभी भी ठंडे चीजों की बात नहीं की गई है। तो ये तो सिंपल आपके स्नेहपान की विधि बताई गई है। उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब देखते हैं कि एक पॉइंट होता है कि सद्य स्नेह परिचय है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ सद्य स्नेह। सद्य स्नेह होता क्या है,
सद्य स्नेह क्या होता है आपके ये जितने भी एक एक पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट नोट में एमसीक्यू में कोई ना कोई श्योर प्रश्न पूछा जाता है। देखिए ये सद्य स्नेह जैसा कि नाम है सद्य, सद्य मतलब होता है शीघ्र। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में सद्य प्राणहर मर्म, मर्मों के प्रकरण में जब क्लासिफिकेशन देखा था सद्य प्राणहर मर्म, कालांतर प्राणहर मर्म, विषलग्न वैकल्य कर रुझाकर, इस तरह से पढ़ा होगा। तो सद्य का मतलब क्या था कि तुरंत ही जिसकी मतलब जिसपे आघात होने से तुरंत मृत्यु हो जाए। सद्य का मतलब शीघ्र तुरंत, सद्य का मतलब क्या है शीघ्र या तुरंत। तो सद्य का मतलब होता है शीघ्र या तुरंत होता है। तो चरक ने क्या बोला है, चरक ने इससे पहले हम लोगों ने जो बातें कही है कि कम से कम 3 दिन किसी व्यक्ति को अगर हम जो स्नेहन करने के लिए कितना समय लगता है, तो उन्होंने क्या बोला कम से कम 3 दिन और अधिक से अधिक 7 दिन में स्नेहन हो जाता है। तो इसका मतलब सद्य स्नेह की जब भी बात करेंगे तो हमें कहीं न कहीं 3 दिन के अंतर्गत हम लोग स्नेहन कराना है, उस व्यक्ति का स्नेहन 3 दिन कराना है। तो देखेंगे अर्थात सद्य स्नेह का मतलब 3 दिन में ही स्नेहन हो जाए। सद्य स्नेह का मतलब मिनिमम से मिनिमम टाइम लगे स्नेहन में, हमें लंबा खींचना नहीं है, 3 दिन से ज़्यादा हम लोग को नहीं खींचना है। तो उसके लिए जो भी विधि करनी पड़ेगी उसको हम लोग अपनाएंगे। जहाँ जरूरत पड़ेगी किसी को तुरंत स्नेहन कराने की, ऐसी कंडीशंस या ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होगी तो वहाँ पर सद्य स्नेहन की आवश्यकता होगी। तो कम से दिनों में उसका स्नेहन हो जाए जिससे कि उसको आराम मिल जाए, अर्थात सद्य स्नेह मतलब 3 दिन में स्नेहन हो जाए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा मतलब कौन सी विधि अपनानी पड़ेगी। तो इसके लिए बोला गया है कि चरक ने ही बोला है, देखेंगे पंच प्राशृतिकी पेया। पंच प्राशृतिकी पेया एक पेया है जो कि पंच प्राशृतिकी है, इसको बाद में बताएंगे, नाम याद कर लिए। पंच प्राशृतिकी पेया में दूध में पकाया हुआ खीर, पेया में क्या मिलाना है खीर, और जो कि उड़द के दाल से बनी हो, मतलब खीर चावल प्लस उड़द के दाल से बनी हो, प्लस अधिक मात्रा में घृत मिला हो, मतलब 5% की पेया में प्लस दूध में पकाया हुआ खीर जिसमें उड़द मिक्स हो, प्लस अधिक मात्रा में घृत मिला हो, उसका अगर सेवन करते हैं तो सद्य या शीघ्र स्नेहन होता है। सद्य या शीघ्र स्नेहन होता है। तो ये आपका सद्य स्नेहन की बात आ गई। अब आता है बात की पंच प्राशृतिकी पेया नाम क्यों है। देखेंगे पंच प्रसिद्ध, तो यहाँ पर पंच प्राशृतिक मतलब 5 प्रसृत एक मात्रा है जो कि आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कि इसके कंटेंट की बात करेंगे। सबसे पहले जो पेया है यहाँ पर उसके कंटेंट की बात करेंगे, उसके घटक दल की बात करेंगे। तो घृत है, तेल है, वसा मज्जा, ये चतुर्विध स्नेह ही है। घृत तेल वसा मज्जा जो चतुर्विध स्नेह आप पिछले लेक्चर में देख के आए वही है, प्लस चावल। चावल को हम लोग क्या बोलते हैं आयुर्वेद में तंडुल, चावल को क्या बोलते हैं तंडुल। तंडुल तंडुल को एक एक प्रसिद्ध देख रहे होंगे यहाँ पर, एक एक प्रसिद्ध, एक एक प्रसिद्ध मतलब कि एक प्रसिद्ध ये, एक प्रसिद्ध ये, एक प्रसिद्ध ये, एक प्रसिद्ध, टोटल कितने प्रसिद्ध हो गए 5 प्रसिद्ध, 5 प्रसिद्ध। तो 5 प्रसिद्ध मतलब पंच प्रसिद्ध की। देखेंगे इसके कंटेंट के और मात्रा के बेसिस पे, ये मात्रा के बेसिस पे 5 प्रसिद्ध की मतलब 5 प्रसिद्ध ये कंटेंट है, उन्हीं को पकाकर पेया बनाना है। पेया निर्माण करेंगे, पेया निर्माण करेंगे, इससे होगा क्या फायदा, ये सद्य या शीघ्र स्नेहन करता है। तो याद रखिए आपके ऑप्शन में आएगा पंच प्रसिद्ध की पेय का कार्य है सद्य स्नेहन या शीघ्र स्नेहन करता है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लेक्चर्स को बहुत ही स्थिरता पूर्वक धैर्य के साथ देखेंगे सुनेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट में चीज़ें पूछ सकते हैं। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर कुछ कमी है तो उसको भी बताइए, क्योंकि आप लोग ही हमें एक तरह से मेरे जो पढ़ाने का तरीका है उसको आप निर्धारण करेंगे। तो ध्यान रखिए कि अगर कोई कमी है तो उसको भी बताइए कि सर यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड तेज हो रहा है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताइए। तो ये आप कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें इस वीडियो से संबंधित कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।